अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर यासिर इरफान मलकानी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल किस तरह लिखा जाए। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। सो रिसर्च प्रपोजल इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस योर रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क इन ऑर्डर टू गेट फंडिंग, स्कॉलरशिप्स और अप्रूवल फॉर अवार्ड ऑफ मास्टर्स और पीएचडी डिग्री। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो आप एक प्रॉपर टेम्पलेट को फॉलो करके बनाते हैं। और आपका मेन जो मकसद होता है, या तो आप एकेडमिकली ये रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं ताकि आप किसी डिग्री के लिए अप्लाई करें, पीएचडी पढ़ रहे हैं तो पीएचडी रिसर्च प्रपोजल होता है। मास्टर्स में आप पढ़ रहे हैं तो आपका मास्टर्स का जो थीसिस होता है तो उसके लिए आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं। या फिर अगर आप कहीं पे फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च फंडिंग के लिए, तो उसके लिए आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। तो आपके तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या तो फंडिंग के लिए अप्लाई करें, या स्कॉलरशिप, या फिर आप किसी एकेडमिक पर्पज के लिए आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं ताकि आप मास्टर्स या पीएचडी डिग्री में इनरोल हो सकें। तो बेसिकली ये रिसर्च प्रपोजल एक रोड मैप होता है जो आउटलाइन कर रहा है ओवरऑल आपकी रिसर्च को, कि आप इस रिसर्च में क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपने क्या प्लान बनाए, किस तरह से आप जो आपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं उनको किस तरह से अचीव करेंगे, और ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं इस रिसर्च को करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जैसे लास्ट में मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल शुड बी क्लियर, कंसाइज and well organized. They should convince the reviewer or reader that your research is important, feasible and well designed. तो यानी कि हम strong या इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल किसको कहते हैं? तो एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल जो बिल्कुल कंसाइज हो, क्लियरली अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हो और वेल ऑर्गेनाइज हो, जो कि रिव्यूअर या आपका जो भी रीडर हो उसे कन्विंस कर सके कि आपकी रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या ये रिसर्च फिजिबल है, इसको अचीव भी किया जा सकता है या नहीं, और आपने इसको प्रॉपरली वेल डिज़ाइन किया है या नहीं किया, यानी आपने उसके जो स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है नहीं किया, आप किस तरह से उस रिसर्च को अचीव करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप क्लियरली बता रहे हैं किसी रिसर्च प्रपोजल में, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जाते हैं कि अगर हम कोई अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहें तो मिनिमम कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए किसी रिसर्च प्रपोजल में, और उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से लिखें ताकि हमारा जो रिसर्च प्रपोजल हो एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल बन सके। तो आइए वन बाय वन इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सामने है कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि मिनिमम ये वो चीज़ें जो हर एक रिसर्च प्रपोजल में होनी चाहिए। तो टाइटल होता है रिसर्च प्रपोजल का, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को हम आउटलाइन ऑफ द प्रपोज रिसर्च कहते हैं या समरी ऑफ द रिसर्च भी कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू होता है जिसमें आप मेजरली जो है जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपकी रिसर्च की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रपोज रिसर्च। और उसके बाद मेथोडोलॉजी सेक्शन देते हैं, बजटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, टाइमलाइन होती है, रिसर्च डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं कि आपका प्लान होता है ओवरऑल कि आप किस तरह से रिसर्च को अचीव करेंगे, और रेफरेंसेस सेक्शन। तो ये सारे जो है मिनिमम कंपोनेंट्स हैं किसी रिसर्च प्रपोजल के। अब इनको हमें देखना है वन बाय वन के टाइटल किस तरह लिखना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू में क्या देना चाहिए, मेथोडोलॉजी कैसे लिखें, बजटिंग क्या है, किस तरह से हम दें, और टाइमलाइन या रिसर्च डिज़ाइन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से बनाएं, और रेफरेंसेस कैसे देने चाहिए। तो इस वीडियो के बाकी पार्ट में हम वन बाय वन इन तमाम तर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए, टाइटल जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें हमें फॉलो करना लाजमी है। मसलन यूज कीवर्ड्स, इंक्लूड कीवर्ड्स दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द टॉपिक, methodology and key concepts of your research will helps the reader quickly understand the scope of your study। यानी आप जब टाइटल दें तो उसमें ऐसे कीवर्ड्स का इंतखाब करें जो कि आपके टॉपिक को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, आपके मेन एरिया के साथ साथ आप कोशिश करें कि जो मेजर मेथोडोलॉजी होगी आपकी उसको भी आप इन्वॉल्व करें टॉपिक में अगर पॉसिबल हो, और जो की कॉन्सेप्ट है आपकी रिसर्च का उसका भी आप टाइटल में इंक्लूड करें, यानी कोई ऐसा वर्ड शामिल करें जो आपके रिसर्च के की कॉन्सेप्ट को हाईलाइट कर रहा हो टाइटल में। उसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारे पास बी कंसाइज, क्लियर एंड स्पेसिफिक। तो जब आप अपना टाइटल लिखते हैं तो आपको क्या करना है, कीप योर टाइटल कंसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी जितना हो सके कंसाइज रखें, उसको शॉर्ट करें, ठीक है ना। आइडियली इट शुड बी नो लॉन्गर देन 10 to 15 वर्ड्स।
सो 10 से 15 वर्ड से ज़्यादा लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबे जो टाइटल्स होते हैं वो एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए उनको अवॉइड करें। तो योर टाइटल शुड क्लियरली कन्वे द मेन फोकस ऑफ योर रिसर्च। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें जिसकी मदद से आपकी जो रिसर्च की मेन गोल है वो किसी तरह से हाईलाइट हो उस टाइटल में। अवॉइड वेग और एम्बिगुअस लैंग्वेज दैट में कंफ्यूज द रीडर्स, यानी कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी मत यूज़ करें, कोई ऐसा वर्ड मत यूज़ करें जिसके डबल मीनिंग्स हो। तो इस तरह के जो अल्फाज होंगे, अगर इस तरह के एम्बिगुअस और वेग वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो ये जो आपका टाइटल होगा वो एक अच्छा टाइटल नहीं कहलाएगा। तो कोशिश करें मुश्किल टर्मिनोलॉजीज, वेग और एम्बिगुअस वर्ड्स को ख़त्म करें अपने टाइटल में से और सिंपल, क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करें। तो ऊपर ये जो दो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं तो उनको समझने के लिए एग्जाम्पल टाइटल देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एन एफिशिएंट एक्टिविटी रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर स्मार्ट एनवायरनमेंट्स यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे देखें ये जो पॉइंट्स थी कि आपका टॉपिक, आपकी मेथोडोलॉजी और की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए टाइटल में, तो सारे यहाँ पे हो रहे हैं। और 10 to 15 वर्ड्स आप दे सकते हैं टाइटल में। तो ये देखिए हमने लिखा है कि एन एफिशिएंट एक्टिविटी रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर स्मार्ट एनवायरनमेंट्स। तो आपका डोमेन जो एरिया है वो भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो जो आपकी मेथोडोलॉजी है वो भी आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पे देखें इनएफिशिएंट एक्टिव रिकॉग्निशन सिस्टम, ये बहुत शॉर्ट टाइटल तो है लेकिन ये जो है इतना अप्रोप्रिएट टाइटल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत ही जेनरिक है। तो आपको ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा जेनरिक टाइटल भी नहीं सिलेक्ट करने। अच्छा, इसके अलावा फिर अगर हम देखें आगे तो ये देखें टाइटल सिलेक्ट करते वक्त आपको क्या करना है, हाईलाइट नॉवेलिटी और इनोवेशन। अगर आपकी रिसर्च में कोई नॉवेलिटी है, कोई नई अप्रोच आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई इनोवेशन है, तो उसको भी कोशिश करें कि टाइटल में इंक्लूड करें ताकि जो रिव्यूअर हो या रीडर हो वो समझ सके कि आप कोई नई अप्रोच, कोई नॉवेलिटी जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने, अ नॉवेल वेरिएबल सेंसर्स बेस्ड एक्टिविटी रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर स्मार्ट एनवायरनमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमने एक नॉवेल का वर्ड लगा दिया है कि एक ऐसी अप्रोच है, नई अप्रोच है जो वेरिएबल सेंसर्स पे बेस करते हुए स्मार्ट एनवायरनमेंट्स में एक्टिविटीज को हम रिकॉग्नाइज करने के लिए मतलब प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि इंक्लूड की वेरिएबल्स और फैक्टर्स। If your research involves specific variables, population or factors, consider including them in the title to provide additional context. तो अगर आपने कोई स्पेशल सैंपल या पॉपुलेशन या कोई स्पेशल फैक्टर कंसीडर किया अपनी रिसर्च में तो कोशिश करें कि उसको अपने टाइटल में रिफ्लेक्ट करें। तो मसलन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, a study of gender differences in activity recognition for smart environments। तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि ये जो स्टडी है किस पे फोकस कर रही है, जेंडर डिफरेंसेस में इन एक्टिविटी रिकॉग्निशन फॉर स्मार्ट एनवायरनमेंट्स। तो इस तरह से आपको टाइटल्स जो है बनाना है। तो आइए आगे एक और गाइडलाइन देखते हैं, एक और टिप देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड कोई एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी इंगेजिंग एंड बी एक्यूरेट। So use simple language and try to avoid jargon or very technical terms that make it difficult for non-technical readers to understand your research। यानी आपका जो टाइटल होना चाहिए उसमें मैंने पहले भी बताया था सिंपल लैंग्वेज यूज करें, टेक्निकल वर्ड्स और मुश्किल वोकेबुलरी को अवॉइड करें। और उसके बाद क्या करना है आपको, बी एक्यूरेट का मतलब क्या है, इंश्योर दैट योर टाइटल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च, अवॉइड सेंसेशनलाइजिंग और एग्जैजरेटिंग योर फाइंडिंग्स। यानी बिला वजह कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के टाइटल में पेश करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं रिसर्च में, आपका टाइटल उसी रिसर्च को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मसलन यहाँ पे जैसे लिखा है, अनरेवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एफिशिएंट रियल टाइम एक्टिविटी रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स। तो यहाँ पे जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स है उससे ज़्यादा बेहतर टर्म स्मार्ट एनवायरनमेंट्स हो सकता था जो कॉमन ही ज़्यादा। तो यानी आपको डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज को अवॉइड करना है, कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी, ठीक है ना। और कोशिश करना है कि जो टाइटल्स हैं वो आपकी रिसर्च को रिफ्लेक्ट करें प्रॉपरली। अच्छा, टाइटल की जो लास्ट स्टेप पे कहते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वंस यू हैव ड्राफ्टेड अ टाइटल सीक फीडबैक फ्रॉम कोलीग्स, मेंटर्स एंड पीयर्स। तो हमेशा ये एक आदत बना दें कि जब भी आप कोई रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो ना सिर्फ टाइटल बल्कि ओवरऑल रिसर्च प्रपोजल आप जो आपके सीनियर्स हों, आपके सीनियर कोलीग्स हो सकते हैं, सीनियर आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं एमफिल पीएचडी में, या फिर जो आपके कोई मेंटर है, एडवाइज़र है,
तो उनके साथ डिस्कस करें, उनसे फीडबैक लें और उस फीडबैक की बेसिस पे अपने टाइटल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन जब भी इम्प्रूव करें टाइटल को, तो ऊपर जितनी भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई उन तमाम तर गाइडलाइंस को जहन में रखना है, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। टाइटल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं और वो है एब्स्ट्रैक्ट। So writing an effective and strong abstract for a research proposal is very crucial because it provides a concise summary of the entire proposal, highlighting the key aspects of the study. तो research proposal इसलिए बहुत अहम होता है कि बेसिकली इसमें आप ओवरऑल जो आपकी रिसर्च है उसकी समरी बहुत ही प्रिसाइज मैनर में बता रहे होते हैं। आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेथोडोलॉजी और जो ओवरऑल गोल्स हैं, वो आप इसमें बहुत ही प्रिसाइज मैनर में और कंसाइज मैनर में बता रहे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जब हम लिख रहे होते हैं तो उसके लिए देखिए क्लियरली बताया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो बहुत ही क्लियर हो, कंसाइज हो और इंगेजिंग हो। मतलब जब आपका रीडर से स्टार्ट करे पढ़ना तो शुरू से लेकर आखिर तक वो ज़रूर पढ़े, उसका इंटरेस्ट जो है लूज ना हो। और जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो आपको ये जो जिस ऑर्डर में मैंने बातें बताई हुई हैं इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, इसी तरतीब में उन चीज़ों को आपको एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करना है। तो जैसे यहाँ सबसे पहली पॉइंट बताई हुई है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर रिसर्च टॉपिक और डोमेन। तो सबसे पहले आपको जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उसके बारे में एक दो सेंटेंस लिखने हैं। उसके बाद आपको उसी रिथम में, यानी आपको कोहेरेंसी भी देनी है स्ट्रीम, सिर्फ ये चीज़ें पूरी नहीं करनी बल्कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने रिसर्च टॉपिक को तो उसके फ़ौरन बाद जो अगले 2-4 सेंटेंस होंगे उसमें आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन को हाईलाइट करना है और रिसर्च क्वेश्चन के बाद आपको जो मेन एम है आपकी रिसर्च का वो बताना है और अगर पॉसिबल हो तो जो एक दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपको बताना है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है और आप किस गैप को एड्रेस कर रहे हैं, यानी उस रिसर्च में आप कौन से गैप को फिल करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बताना होगा। उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप जब ये रिसर्च गैप फिल करेंगे तो उसमें टेंटेटिवली आपके जहन में होना चाहिए कौन सी मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। और फाइनली आपको बताना होगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेड आउटकम होगी रिसर्च की वो क्या होगी और उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, किस तरह से जो आपकी रिसर्च है उसके डिलीवरेबल्स या आउटकम्स बाकी रिसर्च कम्युनिटी के लिए या बाकी लोगों के लिए किस तरह बेनिफिशियल होंगे। तो इन तमाम तर कंपोनेंट्स को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जितने डिफरेंट कलर्स हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो सपोज करें कि अगर हम एक्टिविटी रिकॉग्निशन पे कोई एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो हमने टाइटल दिया हुआ एनहांसिंग एक्टिविटी रिकॉग्निशन एक्यूरेसी इन स्मार्ट एनवायरनमेंट्स यूजिंग सेंसर फ्यूजन। तो इसमें ये देखिए जो पहला पार्ट था कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर रिसर्च टॉपिक, तो यहाँ पे हमने ये सेम उसी कलर में दिया हुआ है कि हम टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्टिविटी रिकॉग्निशन इन स्मार्ट एनवायरनमेंट्स is an important aspect of ambient intelligence where sensors and vision-based algorithms work together to understand human behavior within a given physical space. In contrast to vision-based technologies, recently the sensor-equipped devices in our daily lives has led to the generation of vast amounts of data which can be utilized to infer human activities. तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोड्यूस कर दिया रिसर्च टॉपिक को। अब हम जा रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन की तरफ। So, however, accurately recognizing activity from heterogeneous sensor data remains a challenge due to variability in sensor types, placement, and noise. Consequently, this research proposal aims to improve the accuracy of activity recognition in smart environments. तो research question के बाद अगर हम देखें तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, aim और objective की तरफ। So the primary aim of this research is to develop a robust activity recognition system that combines data from multiple sensors, including accelerometers, gyroscopes, and environmental sensors. We will explore various machine learning and fusion-based strategies to integrate data from different heterogeneous sensors effectively. तो ये आपने देखा कि हमने जो मेन रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो बता दिए। अब हमें डिस्कस करना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है रिसर्च। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया हुआ है this research is significant as it addresses a critical need for reliable activity recognition systems in various domains including healthcare, smart homes, and workplace monitoring. By improving the accuracy and reliability of activity recognition, this study aims to contribute to the advancement of smart environment technologies and improve quality of life. तो ये हमने देखिए सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब कर दी, इंपॉर्टेंस बता दी। अब हम आ रहे हैं समराइज द इंटेंडेड रिसर्च मेथडोलॉजी कि मेथडोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं द रिसर्च मेथडोलॉजी इन्वॉल्व्स
collecting real world sensor data from diverse environments and activities to train and evaluate the proposed system. Will employ state of the art machine learning techniques such as deep learning to model complex activity patterns accurately. तो ये हमने टेंटेटिव एक तरह से मेथोडोलॉजी बता दी, ठीक है। इसी तरह से हम आउटकम फाइनली बताएंगे और किस तरह से ये रिसर्च बेनिफिट देगी बाकी लोगों को, बाकी रिसर्च कम्युनिटी को। तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। The expected outcome of this research include a novel activity recognition system capable of accurately identifying human activities in smart environments in real time. The proposed system has the potential to enhance application in healthcare, home automation, and assisted living by enabling more personalized and context-aware services. तो कहने का मकसद ये है कि ये जस्ट एक एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप इसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हमने कोशिश की है कि इस एब्स्ट्रैक्ट में हर एक पार्ट को इंक्लूड करें और उसी तरतीब में हमें इंक्लूड करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। और जो एक आइडियल एब्स्ट्रैक्ट होता है उसकी लेंथ नॉर्मली कही जाती है कि 200 वर्ड्स से लेकर 300 वर्ड्स के दरमियान हो तो बेहतर है। तो ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है इसकी भी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 के दरमियान ही है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है वो है इंट्रोडक्शन और आउटलाइन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। तो इंट्रोडक्शन के फिर सब कंपोनेंट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सब फील्ड्स हैं, सब सेक्शंस हैं। तो एक तरह से आप इस तरह समझ लें कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी रिसर्च प्रपोजल का, वो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसी का एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन होता है। तो इसीलिए देखें इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस द फील्ड और टॉपिक एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क। और उसके बाद आप क्या बताते हैं इसी इंट्रोडक्शन सबसेक्शन में, briefly discuss the current state of knowledge in the field and any relevant previous research। तो थोड़ा बहुत हम जो प्रीवियस रिसर्च है उसको भी रिलेट करते हैं अपनी फील्ड के साथ। तो ये एक सबसेक्शन हो जाता है इंट्रोडक्शन, आपका जो मेन सेक्शन चल रहा है उसका इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। उसके बाद है मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये भी सबसेक्शन है आपका। मेन जो आपका सेक्शन चल रहा है इंट्रोडक्शन और आउटलाइन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। तो इस सेक्शन में आप क्या बताते हैं, एक्सप्लेन द रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन दैट योर वर्क इज एड्रेसिंग एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट एंड वर्दी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आप मोटिवेशन ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एम एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रहे होते हैं, मेन आपका एम क्या है और उस एम को परसू करने के लिए, ठीक है ना, आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सेट किए। अच्छा, उसके बाद हम बताते हैं स्कोप ऑफ द रिसर्च। तो आपको डिफाइन करना होता है बाउंड्रीज कि आपका जो काम है, ठीक है, उसमें आपने क्या अज्यूम किया हुआ है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे और कौन सी चीज़ों को आप कवर नहीं करेंगे। तो ये तय करना बहुत लाजमी होता है। बताएं कि आपकी रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है और कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड है। अब ये जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप हर एक मेरे ऊपर जो ये पॉइंट्स बताएं उसके लिए अलग से सबसेक्शन बनाएं या आप पैराग्राफ्स में ये सारी बातें इसी तरतीब में बताते जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन सेक्शन का वो है एप्लीकेशंस और आउटकम ऑफ द रिसर्च। तो ये आपको बताना है कि आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी रिसर्च की वो क्या होंगी, फाइनल डिलीवरेबल क्या होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से मैंने पहले ही आपको बताया कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है इंट्रोडक्शन। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट वो यही बात है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए सेक्शन वो बहुत ही क्लियर, कंसाइज और उसमें एक लास्ट में पॉइंट होनी चाहिए कि वो बताए, रोड में बताए कि आगे आपके जो रिमेनिंग रिसर्च प्रपोजल के सेक्शंस हैं या रिमेनिंग पार्ट है उसमें आप क्या क्या चीज़ें देंगे। तो यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है। कीप द इंट्रोडक्शन कंसाइज एंड फोकस एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, यानी बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मत खींचें कि 8-10 पेजेस का हो जाए। यूज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अवॉइड यानी करें आप एम्बिगुअस और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को। और ब्रीफली आउटलाइन करें स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल इंडिकेटिंग हाउ द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड। तो ये आपको बताना है कि रिमेनिंग जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें जो सेक्शन आ रहे हैं हर एक सेक्शन में आपने किस किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है, तो वो भी आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेक्शन आता है वो लिटरेचर रिव्यू होता है। इस सेक्शन को कभी कभी हम जस्टिफिकेशन फॉर द नीड ऑफ प्रपोज रिसर्च भी लिखते हैं, क्योंकि इसमें मेनली हम जो प्रपोज रिसर्च है उसकी नीड रेज कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन दी लिटरेचर सर्वे। तो यहाँ में हमने मेंशन किया हुआ है कि राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू फॉर अ रिसर्च प्रपोजल इज एसेंशियल। व्हाई इट इज एसेंशियल? Because it demonstrates the significance of your research work within the context of existing research and shows that you are familiar with existing literature on your topic.
तो ये देखिए बहुत अहम पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से जो रीडर होगा या रिव्यूअर होगा उसे पता चलेगा कि आप अपनी फील्ड से अच्छी तरह से फैमिलियर हैं और आप इस सेक्शन में एक कंक्रीट मोटिवेशन दे रहे होते हैं फ्रॉम द लिटरेचर कि आपकी रिसर्च क्यों अहम है। तो इन योर लिटरेचर रिव्यू यू हैव टू डिस्कस एनी रिलेवेंट रिसर्च ऑन योर टॉपिक। तो जितनी भी रिलेवेंट रिसर्च होगी वो भी आप लिटरेचर रिव्यू में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, यानी आप रिसर्च गैप फाइंड करते हैं बाय डिस्कसिंग के जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसकी कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन सी वीक पॉइंट्स है, और फिर स्लोली ग्रेजुअली आप अपने गैप को हाईलाइट करते हैं। और उसको हम ये कहते हैं कि शो हाउ योर रिसर्च बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब वो गैप जो आप फाइंड करते हैं आप उसी गैप को फिल करते हैं बेस्ड ऑन जो आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर की सर्वे किया होता है उसी के बेसिस पे। तो जो लिटरेचर रिव्यू सेक्शन है उसमें एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन को एंड की तरफ लेके जा रहे हों तो उस वक्त कोशिश करें कि एंड में कोई सबसेक्शन दें। अगर सबसेक्शन नहीं दे रहे तो कम से कम एक या दो पैराग्राफ्स लिखें जिसमें जस्टिफाई करें नीड फॉर योर प्रपोज रिसर्च, बिल्कुल कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में बेस्ड ऑन योर लिटरेचर सर्वे ये आप बताएं कि आपका जो काम है उसकी ज़रूरत क्यों है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि अपने काम को जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसको एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ कंपेयर करते हैं और फिर क्लियरली बता रहे होते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस सजेस्ट कर रही है कि ये जो गैप हमने आइडेंटिफाई किया है इस गैप पे पहले काम नहीं हुआ और ये रेज करता है कि जो हम प्रपोज करने जा रहे हैं उस रिसर्च की वर्थ है और उस रिसर्च पे काम करने की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन लिटरेचर रिव्यू आपको एक बहुत अहम चीज़ का ख्याल रखना है। तो ज़्यादातर मैंने देखा स्टूडेंट्स बहुत लाइट लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये बहुत अहम है। तो आपको प्रॉपरली साइट करना है अपने लिटरेचर को, यानी आपको प्रॉपरली रेफरेंसेस को इंक्लूड करना है और रिलेटेड वर्क जहाँ जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बताना है। प्रॉपर साइटेशन स्टाइल फॉलो करना है, यानी IEEE हो सकता है या जो भी आपका इंस्टीट्यूट आपको रिकमेंड कर रहा है साइटेशन स्टाइल, और उसी साइटेशन स्टाइल को फॉलो करना है। लेकिन आपको काफ़ी सारे रिसेंट जो आपने लिटरेचर पढ़ा हो उसको ज़रूर इंक्लूड करना है, साइट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप सेक्शन लिख रहे होते हैं तो आपको जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ हमने बताई है कि क्लियरली डिस्क्राइब दी ओवरऑल अप्रोच दैट यू विल यूज टू कंडक्ट योर रिसर्च। तो आपको क्लियरली बताना है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड अडॉप्ट करेंगे या मिक्स मेथड होगा। इनमें से जो भी आप मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो आपको उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि आपने ये जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है वो क्यों, आप ये क्यों प्रपोज करें कि आप इस मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे। अगर आप कहते हैं एक्सपेरिमेंटल तो क्यों एक्सपेरिमेंटल। उसके अलावा फिर आपको ये भी बताना है कि जो आप मेथड्स यूज करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, या उसके लिए जो टूल्स और टेक्निक्स यूज करेंगे तो वो भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बतानी होती है। और इसके अलावा आपको ये भी जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है हाउ यू विल इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ योर डेटा, यानी जो डेटा आप रिसर्च में यूज कर रहे हैं तो क्या वो रिलायबल डेटा है, उसकी वैलिडिटी क्या है। और बेहतर ये होगा कि आप मजीद उसके बारे में बताएं कि आप जो वैलिडेट करें डेटा को पायलट स्टडी के थ्रू करेंगे या कोई कैलिब्रेशन टेक्निक यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में बतानी है। इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है ना, किस तरह से सैंपल लेंगे, सैंपल साइज किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, पार्टिसिपेंट्स की सिलेक्शन का मेथड क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में बताना होगी। इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि आप किस तरह के प्रोसीजर्स या किस तरह की टेक्निक्स यूज करेंगे टू एनालाइज द कलेक्टेड डेटा। क्या आप कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल यूज करेंगे या फिर आप कोई क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे या क्वांटिटेटिव मेथड आप यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बतानी है। इसके अलावा आपको कोई भी इथिकल कंसिडरेशंस है आपकी रिसर्च से रिलेटेड तो उनके बारे में भी यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा कि आप जो मेथड अडॉप्ट करें तो उसमें अगर कोई आपको अप्रूवल्स लेने, कोई कंसेंट लेने, कोई डेटा है जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है तो वो सारी चीज़ें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में बताते हैं। तो लास्ट में एज यूजुअल जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन लिखेंगे तो आपको स्पेसिफिकली यानी बताना है, कोई जेनरिक मेथोडोलॉजी नहीं बनानी। स्पेसिफिकली जो आपकी रिसर्च है उसके बारे में बताएं और जितना हो सके मैक्सिमम डिटेल प्रोवाइड करें।
लेकिन जब आप ये डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो आखिर में जो ये बात है उसका ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगेन कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज वगैरह आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लियर कंसाइज लैंग्वेज यूज़ करें और जो है कोई भी टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करें। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो किसी के पास भी जा सकता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी फील्ड से डायरेक्टली रिलेवेंट बंदा हो। या फिर आप जब रिसिप्ट सबमिट करते हैं तो जो स्क्रूटनी कमेटी होती है जो आपके एकेडमिक प्रपोजल्स को स्क्रूटनाइज करती है, तो वहाँ पर भी सारे लोग आपकी फील्ड के नहीं होते। तो आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ करें ताकि वो इजीली समझ सकें आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बजट और फंडिंग। ये एक ऑप्शनल सेक्शन होता है, क्योंकि अगर आप किसी फंडिंग के लिए अप्लाई करें, आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है किसी फंडिंग एजेंसी के लिए, तो ये सेक्शन इंक्लूड करना लाजमी होता है। अदरवाइज मोस्टली जो एकेडमिकली अगर आप किसी एमफिल मास्टर्स या पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं और उसमें फंडिंग आप खुद कर रहे हैं और या फिर फंडिंग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सेक्शन इंक्लूड करते हैं तो उसमें जिन बातों का ख्याल रखना है उसमें पहली पॉइंट क्लियरली हमने यहाँ बताई हुई है कि आइटमाइज ऑल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग पर्सनल इक्विपमेंट, सप्लाईज, ट्रेवल एंड अदर कॉस्ट। तो आपको आइटमाइज करना है तमाम पर एक्सपेंसेस को ना, उसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट के एक्सपेंसेस, सप्लाईज जो आप ले रहे हैं, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स के लिए, या फिर अगर आप जर्नल्स या कॉन्फ्रेंस की फीस वगैरह पे कर रहे हैं तो अदर कास्ट में और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उन तमाम तर को कैटेगराइज करें, आइटमाइज करें, ठीक है ना। एंड देन ब्रेक डाउन ईच एक्सपेंस इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी। तो जो भी एक्सपेंस है, ये जो कैटेगरीज हमने ऊपर बताई हैं उनमें आप इनको रखें और फिर उनके डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करें। इसी तरह से जस्टिफाई ईच एक्सपेंस। तो हर एक एक्सपेंस को आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। और किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? बाय एक्सप्लेनिंग हाउ इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी एंड हाउ इट अलाइंस विद द प्रायोरिटीज ऑफ द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। यानी आपको जस्टिफाई करना एक्सपेंस को कि ये आपकी रिसर्च के साथ किस तरह से रिलेवेंट है, आपके जो रिसर्च की मेन गोल्स हैं, और किस तरह से जो फंडिंग एजेंसी जो फंड कर रही है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि उनके मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ भी आपकी रिसर्च अलाइन हो रही है और ये एक्सपेंस उनके ऑर्गेनाइजेशन या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनके साथ भी मैच हो रहा है। And also you have to ensure that your budget is realistic and feasible and avoid overestimating or underestimating costs। तो हमेशा याद रखिए जब फंडिंग कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है कि आपको रियलिस्टिक और फिजिबल जो है ना एक्सपेंसेस या बजट बनाना है, और कभी भी ओवर एस्टिमेट मत करें, क्योंकि इस तरह से नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा होता है आपके रिसर्च प्रपोजल का। और अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तब भी आपके लिए, अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ओवर एस्टिमेटिंग और अंडर एस्टिमेटिंग को अवॉइड करें, रियलिस्टिकली एनालाइज करें और जो रियलिस्टिक बजट हो वो प्रोवाइड करें। अच्छा, सबसे आखिर में लेकिन बहुत अहम चीज़ ये है कि जब आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए किसी फंडिंग एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के पास अप्लाई करते हैं तो उनके कुछ अपने टेम्पलेट बने होते हैं। तो अगर ऐसा कोई टेम्पलेट है तो ये ज़रूरी है कि आप उस टेम्पलेट को फॉलो करें और उस टेम्पलेट के मुताबिक अपना बजट या जो फंडिंग है वो आप फिल करके और रिसर्च प्रपोजल के साथ अटैच करें, अगर एडिशनल अटैचमेंट है, या फिर अगर छोटा सा सेक्शन है तो उसको आप रिसर्च प्रपोजल के बीच में अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकंड लास्ट कंपोनेंट है रिसर्च प्रपोजल का वो होता है टाइमलाइन या रिसर्च डिज़ाइन, या इसको रिसर्च प्लान भी कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ओवरऑल जो भी रिसर्च वर्क है उसे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ कि ब्रेक डाउन द रिसर्च प्रोसेस इनटू स्पेसिफिक टास्क और फेजेस सच एज लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड पेपर राइटिंग और थीसिस राइटिंग। तो हम अपने ओवरऑल रिसर्च को इन छोटे छोटे जो टास्क हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवरेबल्स। तो आपको हर एक मतलब फेज का मेन ऑब्जेक्टिव बताने होते हैं और बताना होता है कि डिलीवरेबल्स क्या होंगे हर एक रिसर्च फेज के। एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड रियलिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच टास्क और फेज। तो हर एक फेज के बारे में आपको एक टाइम एस्टिमेट देना होता है कि ये जो आप का फेज होगा ये कब शुरू होगा और कितने अरसे में ख़त्म होगा, यानी उसका ड्यूरेशन 1 महीना हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जो भी है, तो वो आपको बताना होगा,
ठीक है। इसी तरह से क्लियरली स्पेसिफाई दी माइलस्टोन्स एंड डेडलाइंस, तो जितने भी आपके की माइलस्टोन होंगे और उनकी डेडलाइंस होंगी फॉर कंप्लीटिंग ईच फेज ऑफ द रिसर्च, वो आपको स्पेसिफाई करना होंगी, ठीक है ना, इस टाइमलाइन में या रिसर्च डिजाइन सेक्शन में। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ है कि आपको दूरअंदेश होना चाहिए। आपको ये भी देखना होता है कि क्या कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें हैं आपकी रिसर्च में कि किसी फेज में आप अटक जाएं और उसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो अगर इस तरह के कोई चांसेस हैं तो यू हैव टू आल्सो एंटिसिपेट पोटेंशियल चैलेंजेस और डिलेज दैट में arise during the research process and include अल्टरनेटिव प्लान्स इन योर टाइमलाइन। तो आपको बताना होता है कि हाँ, अगर हम ये काम करेंगे, अगर ये 3 महीने में हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम ये काम करेंगे। तो जो आपका प्लान बी है तो फिर उसके लिए भी बताना होगा कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, किस तरह से आप अचीव करेंगे उस स्टेप को या उस फेज को। अच्छा, इसके अलावा अक्सर हम जब टाइमलाइन बता रहे होते हैं या रिसर्च डिज़ाइन बता रहे होते हैं तो ये जो पॉइंट है, कंसीडर एनी पॉसिबल डिलेज, ये हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी जो रिसर्च है इस वजह से भी डिले हो सकती है कि आपका जो एकेडमिक अप्रूवल का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, 2 महीनों का, 3 महीनों का, 4 महीनों का है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो टॉपिक आपका अप्रूव नहीं होता, रिसर्च टॉपिक, तो आप उस पर काम शुरू नहीं कर सकते, अपने फर्स्ट फेज पे काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी इंक्लूड करना लाजमी, इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा याद रखें कि अगर आपका कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से आपके टाइमलाइन में, आपके रिसर्च डिज़ाइन में चेंजेस होते हैं, तो आपको उस चेंज को, उस मॉडिफिकेशन को टाइमली कम्युनिकेट करना है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। यानी आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें आपके कुछ इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो अब आप अगर कोई भी चेंज ला रहे हैं अपने प्लान में, तो आपके जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी रिसर्च एजेंसी है, ठीक है ना, आपके जो इंडस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन तमाम तर को इन्फॉर्म करना है, ताकि अगर वो आपके रिसर्च के किसी हिस्से पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो उसी हिसाब से अपने पार्ट को या उनके पास जो काम चल रहा है उसको भी अपडेट करें। तो आइए एक सैम्पल टाइमलाइन या रिसर्च डिज़ाइन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बताया हुआ है कि फेज 1 स्टार्ट हुआ लिटरेचर रिव्यू से, उसका ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के बाद ये टास्क बताए हुए हैं, टास्क के बाद ये माइलस्टोन है, ठीक है ना। और ये हर एक टास्क के लिए हमने टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है, 2 मंथ्स, 1 मंथ। यहाँ पे ओवरऑल जब ये कंप्लीट होगा तो ये सम होगा टाइम, तो यहाँ पे आ गया 3 मंथ्स, ठीक है। इसी तरह डेटा कलेक्शन के लिए भी हमने फिर ऑब्जेक्टिव, टास्क और फिर ये फाइनली माइलस्टोन बताया हुआ है और ओवरऑल टाइम बताया हुआ है कि कितना हमें लग सकता है इस फेज़ को कंप्लीट करने में। फिर इसी तरह फेज़ 3 के लिए बताया हुआ है डेटा एनालिसिस, इसी तरह से बताया है फेज़ 4 के लिए रिपोर्टिंग एंड डिसमिनेशन। तो हर एक फेज़ के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बताया, टास्क बताएं, उनके ड्यूरेशंस बताएं, कितने ड्यूरेशन में हम अचीव करेंगे, तो की माइलस्टोन कौन सा अचीव हो रहा है और ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है उसकी माइलस्टोन में हर एक फेज़ में। तो हमने ये चीज़ें मेंशन की हुई है। तो ये तो हमने एक सैम्पल या एग्जाम्पल आपको टाइमलाइन या रिसर्च डिज़ाइन दिया हुआ है। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो आप फॉलो करेंगे टेम्पलेट, जो अप्रूव्ड टेम्पलेट होगा आपके यूनिवर्सिटी में या आपके इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च फंडिंग एजेंसी के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना रहे हैं, तो उनका कोई टेम्पलेट होगा, तो उसी टेम्पलेट को आपको फॉलो करना होगा। लेकिन उसमें कंपोनेंट्स ये सारे होने चाहिए, यानी फेज़ की इन्फॉर्मेशन आ गई, ऑब्जेक्टिव, टास्क आ गए, की माइलस्टोन के बारे में आपने बता दिया है। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस के लिए याद रखें कि इंक्लूड रेफरेंसेस फ्रॉम रेपुटेबल एंड पीयर रिव्यूड सोर्सेज सच एज एकेडमिक जर्नल्स, बुक, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स एंड गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो जो भी पीयर रिव्यूड सोर्सेज हैं उन्हें प्रीफर करें, रेपुटेबल सोर्स हो उसे प्रीफर करें, ठीक है ना, रेफरेंसेस के लिए। और अवॉइड रिलाइंग सोनली ऑन इंटरनेट सोर्सेज। तो नॉन पीयर रिव्यूड जो मटेरियल हो या सिर्फ इंटरनेट से, जैसे विकीपीडिया हो गया, इस तरह के सोर्सेज को अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप इन्हें यूज़ ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसा इंटरनेट सोर्स है जिससे आपने बहुत ज़्यादा हेल्प ली हो और उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर आप ठीक है उसे इंक्लूड कर दें। अच्छा, इसके अलावा कोशिश करें कि आप जो पब्लिकेशंस इंक्लूड कर रहे हैं रेफरेंसेस में वो रिसेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से जो रीडर होगा, रिव्यूअर होगा, उसे पता चलेगा कि यू आर वेल अवेयर ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन योर फील्ड। अच्छा, उसके अलावा याद रखें कि जैसे हम लिटरेचर सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिटरेचर सेक्शन में आपको साइट करना होता है और वही जो साइटेशंस होती हैं आप रेफरेंस सेक्शन में उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं।
तो साइटेशन और रेफरेंसिंग स्टाइल जो अप्रूव्ड होगा आपके एकेडमिक जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से, तो उसी साइटेशन स्टाइल को यूज़ करें। IEEE हो सकता है, शिकागो हो सकता है, या जो भी अप्रूव्ड हो उसे आप यूज़ करें। और जब आप रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस ऐड करें तो अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं और कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। कहीं पे ऑथर का फुल नेम होता है, कहीं आधा नेम दे देते हैं, कहीं फर्स्ट नेम पहले देते हैं, कहीं लास्ट नेम। तो ऐसा नहीं करें। तो एक तो सारी इन्फॉर्मेशन दें, और दूसरा ये लिखा हुआ है इंश्योर कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग। तो जो फॉर्मेटिंग है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आपने स्टार्ट किया कि कॉन्फ्रेंस पेपर में आप ऑथर का नाम पहले दे रहे हैं, फर्स्ट नेम जो है वो पहले दे रहे हैं और लास्ट नेम बाद में दे रहे हैं, तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करें थ्रू आउट दी रेफरेंस सेक्शन। तो यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फॉर्मेटिंग में। हर एक रेफरेंस दूसरे रेफरेंस के साथ फॉर्मेटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैच होना चाहिए। और क्या होता है कि जब हम मैनुअल रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर हमसे कुछ रेफरेंसेस रह जाते हैं, यानी हमने साइड तो किए होते हैं लेकिन रेफरेंस सेक्शन में रह जाते हैं। या फिर ये होता है कि हमने शुरू में रेफरेंस सेक्शन में 20 रेफरेंसेस दे दिए और 20 के 20 साइड के थे, लेकिन जब हम लिटरेचर रिव्यू को अपडेट कर रहे थे तो उसमें 3 हमने निकाल दिए। तो 3 अब रेफरेंसेस वो हमें कम करने हैं, तो हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जब आप मैनुअल साइटेशंस कर रहे हैं तो डबल चेक किया करें कि आपके जो साइटेशंस हैं और जो रेफरेंस सेक्शन में आपने रेफरेंस दिए हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं अक्सर जो हमारे मास्टर्स और PhD के रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उन्हें सजेस्ट किया करता हूँ कि रेफरेंसिंग के लिए हमेशा आप कोई साइटेशन या रेफरेंस मैनेजर यूज़ करें। मसलन एंड नोट हो गया, मेंडले हो गया, ठीक है। एंड नोट में आपको लाइसेंस चाहिए, थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़ती है, तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेंडले को प्रेफर करते हैं और ज़रूर यूज़ करें मेंडले को, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे होते हैं। और अगर आप लिटरेचर रिव्यू या किसी भी सेक्शन में से कोई साइटेशन कम या ज़्यादा करते हैं तो आपका जो लास्ट में रेफरेंस सेक्शन होता है वो ऑटो अपडेट हो रहा होता है। तो ये थे तमाम तक कंपोनेंट्स रिसर्च प्रपोजल के। तो आइए अब एक रिकैप देखते हैं और ओवरऑल जो समरी है उसे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है। तो देखिए, जो रिसर्च प्रपोजल है वो हम इसलिए लिखते हैं, या तो हम किसी मास्टर या PhD डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, या फिर हम रिसर्च प्रोजेक्ट कोई किसी भी काम कर रहे हैं और हमें फंडिंग चाहिए तो उसके लिए हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में मैंने आपको यहाँ पे गाइडलाइंस बताई हुई हैं कि जब भी आप कोई रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग तब बन सकता है जिसमें कम से कम आपको जो मैंने यहाँ बातें बताई उनका ख्याल रखें। तो पहली चीज़ तो ये मैंने बताई थी कि उसमें आपके पास जो सेक्शंस होने चाहिए, मिनिमम एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, बजट, टाइमलाइन और रिसर्च डिज़ाइन और रेफरेंस सेक्शन होने चाहिए। तो हमने हर एक सेक्शन के बारे में पढ़ा, जिससे कि हमने कहा कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपकी ओवरऑल रिसर्च का बैकग्राउंड बता रहा होता है और आपके जो मेन रिसर्च प्रॉब्लम है उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बता रहा होता है, ठीक है। उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, उसकी जो लिमिटेशन है वो तमाम तरह हम इंट्रोडक्शन बता रहे होते हैं। जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो बेसिकली तो ये डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है कि आप अप टू डेट हैं, वेल अवेयर हैं अपनी फील्ड में जो रिलेवेंट लिटरेचर उससे, और आप इसी लिटरेचर में से ही मोटिवेशन दे रहे होते हैं और जस्टिफिकेशन निकाल रहे होते हैं कि आपकी रिसर्च क्यों अहम है और उसकी ज़रूरत क्या है। तो वो कंक्रीट मोटिवेशन भी एक तरह से जो है वो लिटरेचर रिव्यू में मौजूद होती है। मेथोडोलॉजी सेक्शन जो है वो ओवरऑल आपकी अप्रोच को आउटलाइन कर रहा होता है कि आप किस तरह से अपने अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करेंगे, ठीक है। बजट और फंडिंग सेक्शन में आप बता रहे होते हैं कि आपको इस रिसर्च को अचीव करने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कौन से चाहिए, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है। टाइमलाइन और रिसर्च डिज़ाइन सेक्शन में हम अपने जो माइलस्टोन है उन्हें सेट करते हैं और डेडलाइंस बता रहे होते हैं कि ओवरऑल इस रिसर्च को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, और अपनी रिसर्च को फेजेस में डिवाइड करते हैं और हर एक फेज़ के बारे में एक एस्टिमेटेड टाइम दे रहे होते हैं। रेफरेंसेस सेक्शन बहुत अहम होता है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन यहाँ से रीडर या जो रिव्यूअर है वो देख रहा होता है कि आपने रिसेंट लिटरेचर पढ़ा ही नहीं पढ़ा, और आपने किस तरह से साइट किए हैं सोर्सेज, और इसके अलावा आपने कौन कौन से जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स इंक्लूड किए हैं। क्योंकि अगर आप रेपुटेबल कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स के पेपर साइट करते हैं तो यानी वो एक एडिशनल पॉइंट होता है आपके रिसर्च प्रपोजल के लिए। तो मोर प्रिसाइजली या इन शॉर्ट हम कहते हैं कि इन अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल वन शुड क्लियरली डिफाइन
the research problem and objectives, conduct a thorough literature review to identify gaps and provide justification for the need of the proposed research work। ठीक है ना। तो यानी आपको क्लियरली डिफाइन करना है रिसर्च प्रॉब्लम और उसके जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, थॉरो लिटरेचर रिव्यू करना है ताकि आप जो गेप रिसर्च उसको आइडेंटिफाई कर सकें और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकें कि आपका जो रिसर्च वर्क है उसकी ज़रूरत क्या है इस, ठीक है ना, इस गेप को फिल करने के लिए। और इसी तरह से आप जो बता रहे होते हैं एक बेहतर रिसर्च प्रपोजल में प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। आप मेथोडोलॉजी के साथ साथ सैम्पलिंग साइज पे डिस्कशन करते हैं और आप बता रहे थे कि आप डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं मेथड सेक्शन में। इसी तरह से आप बजटिंग के बारे में बता रहे होते हैं, ये ऑप्शनल सेक्शन होता है। अगर आप कहीं किसी फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये बजट सेक्शन देना होता है, अदरवाइज ये स्किप हो जाता है। और आपको एक रियलिस्टिक टाइम लाइन देना है, ठीक है ना, और उस टाइम लाइन को देते वक्त आपको रियलिस्टिक अप्रोच दिखानी है, ठीक है ना। ओवर एस्टिमेट नहीं करना टाइम, इसी तरह अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना होता टाइम। और फाइनली जो है आपको जो भी रेफरेंसेस है ना उनको प्रॉपरली किसी यूके के रेफरेंस या साइटेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर करना है और उसी के थ्रू फिर अपने रिसर्च प्रपोजल में साइट करना है। तो इससे ये होता है कि आपकी जो साइटेशन और रेफरेंसेस है उनमें कंसिस्टेंसी भी होती है और जैसे जैसे आप कोई चीज़ अपने रिसर्च प्रपोजल में चेंज करते हैं, कोई साइटेशन अपडेट होती है तो ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस सेक्शन भी अपडेट हो रहा होता है। मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी दी हुई इन गाइडलाइंस पे अमल करते हैं तो आपका जो अब रिसर्च प्रपोजल होगा एकेडमिकली तो अप्रूव होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप किसी रिसर्च फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी इसको वेटेज मिलेगा और आई होप कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल होगा वो अप्रूव हो जाएगा फंडिंग के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और इसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।